हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस गुरु पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम लोग बिहार डीएलएड इंट्रेंस टेस्ट 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं, जो कि इस बार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं इस चैनल पर नए हैं, आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और चलते हैं आज के पहला नंबर सवाल पर। धमाकेदार शुरुआत है। आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जाते हैं और प्रत्येक बार आपके एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछा गया है कि सर दाढ़ी बनाने में यहाँ पे दाढ़ी बनाने के लिए जो है काम में लेते हैं। सवाल में पहला ही आपसे पूछ दिया गया है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण कह सकते हैं कि यूज में लेते हैं, या सीधे कह सकते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, पहला नंबर सवाल का जो जवाब होगा वो अवतल दर्पण होगा। याद रखिएगा, अवतल दर्पण का यूज जो है हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें इमेज जो है वो क्या दिखता है, बड़ा दिखता है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जो कि काफ़ी बार आपसे पूछा भी गया और ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने है कि सर पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, किस तरह करता है आपको बताना है। तो ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। पानी में हवा का बुलबुला जो होता है ये वाटर के अंदर जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, जूम आउट करना पड़ेगा, क्वेश्चन की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है तो जूम आउट तो करना ही पड़ेगा। और ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन लाजवाब है कि वायुमंडलीय यहाँ पे वायु दाबमापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम क्या होगा। वायु दाब मापी की रीडिंग में वायु अचानक से बंद हो जाती है। आपके सामने ऐसा लगता होगा कि सर हवा जो है अचानक से रुक गई, तो ये संकेत देता है, किस चीज़ की संकेत देता है, तूफानी होगी, यानी तूफान आएगी, इसका संकेत देता है। कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं 4 नंबर सवाल की ओर, जो कि इस प्रकार आपकी स्क्रीन के सामने सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, बताइएगा सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है, ये सवाल में आपसे पूछा जा रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, ये पूछा जा रहा है 4 नंबर सवाल में। इसका आंसर आप बताइएगा। उम्मीद है कि सभी का आंसर राइट होगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण जो होता है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है सर। नाभिकीय संलयन याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो सारे के सारे बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। उम्मीद है कि बिल्कुल करेक्ट आ रहा है आप सभी का। 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपसे पूछा जा रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। जी हाँ, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, ऐसा सवाल में आपसे पूछा जा रहा है और लाजवाब सवाल है। उपकेंद्रण या अपोहन, अपकेंद्रण या विसरण। तो 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। चारों ऑप्शंस आपको पूरी तरीके से भयभीत करेगा कि वॉशिंग मशीन का आखिर कार्य सिद्धांत क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब आप लोग देने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों का राइट आंसर भी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो जवाब आ रहा है सभी का अपकेंद्रण आ रहा है और बिल्कुल अपकेंद्रण ही इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। ये भी सवाल बनते हैं कि सर हम अगर दूध से क्रीम निकाल रहे हैं तो कौन सा वहाँ पे बल यूज हो रहा है। तो ये अपकेंद्रीय बल यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, अपकेंद्रीय बल यूज हो रहा है, याद रखिएगा। आंसर को फिलहाल आप यहाँ से छिपा दीजिए, आंसर बिल्कुल भी ना देखें, नहीं तो आपका माइंड जो है यहाँ पे इधर से उधर जा सकता है। तो सिर्फ क्वेश्चंस पर आप लोग फोकस करें। निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है सदिश राशि है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सी राशि सदिश राशि है, विस्थापन है क्या, वेग है, बल है या आयतन है। तो फटाफट से हम इसका अगर आंसर देखें तो आंसर आपको बताते चले तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है सदिश है। सदिश राशि आयतन होती है। आयतन जो होता है याद रखिएगा ये क्या होता है, सॉरी सदिश नहीं ये पूछा गया, तो सदिश आयतन नहीं होता। बल जो होता है ये सदिश वेक्टर है, वेग भी है और विस्थापन भी है, बट आयतन याद रखिएगा ये सदिश राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन से 8 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन आपके लिए काफ़ी खास है। 8 नंबर सवाल का जवाब भी आप बताएंगे कि सदिश राशि आखिर कौन है। तो वेग याद रखिएगा, वेग जो है प्यारे बच्चों ये क्या है, तो ये सदिश राशि है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। तो कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई झूला झूल रहा है और उस पर अगर खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल उसका घट जाएगा, यूं ही, ये याद रखिएगा। अब है 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह किसका नियम है, न्यूटन की गति का विषयक व प्रथम नियम है क्या। तो ये प्रथम तो सबसे पहले नहीं है, द्वितीय भी नहीं है, ये क्या होगा, तृतीय नियम होगा।
10 नंबर सवाल का क्या मैं ऑप्शन नंबर सी राइट बता रहा हूँ? तो बिल्कुल यहाँ पे राइट है। सर न्यूटन की गति का विषय का तृतीय नियम है, याद रखिएगा। कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, मतलब क्रिया आप कर रहे हैं किसी और तो ये भी आपकी ओर एक विपरीत प्रतिक्रिया करेगा। यही तो न्यूटन का थर्ड नियम कहता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना जो है तृतीय नियम है, याद रखिएगा। तृतीय नियम के कारण हम जल में तैरते हैं। आप एक और तैरते हैं तो आगे बढ़ते हैं, दूसरी ओर आप पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं। अगला है 12 नंबर सवाल कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता हो। उत्तर के यह कथन किसका है बताना है आपको। यह कथन किसका है? जब पिंड जो है तब तक विरामावस्था में, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो। यह कथन किसका है, ये उत्तर में आपको बताना है। तो 12 नंबर सवाल है और 12 जो है काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया है। यहाँ पे न्यूटन याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा न्यूटन। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि बताइएगा। वहाँ पे अधिक ऊंचाई का छलांग लगा सकता है कहाँ पे? चंद्रमा पे। ऐसा क्यों? 13 नंबर सवाल है। तो याद रखिएगा चंद्र तल पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी बल की तुलना में यहाँ पे क्या है? अत्यल्प होती है। अत्यल्प होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 14 नंबर सवाल जो पूछे जा रहे हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान में क्या परिवर्तित होता है? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर अगर जाए तो जी के मान में जो परिवर्तन आएगा वो क्या होगा? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार आपको बताना है। चंद्रमा की सतह पर किसी भी वस्तु का भार क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो चंद्रमा की सतह पर किसी भी वस्तु का जो भार होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? तो 15 नंबर सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है, और ये बढ़ जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बढ़ जाता है। अगला है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको बताना है। ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाद्रो परिकल्पना पर, या संवेग संरक्षण पर? तो बात करेंगे रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो है संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। क्या? रॉकेट। यानी कुल मिला के अगर देखें तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलते हैं 17 पर, जो आपसे पूछा जा रहा है कि बल का गुणनफल है। बल का गुणनफल क्या होता है, ये ऐसा पूछा जा रहा है आपसे कि सर बल का गुणनफल क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का, यानी बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, या भार और त्वरण का। तो क्वेश्चंस के हिसाब से जो राइट आंसर आएगा आप सभी का वो क्या आना चाहिए? द्रव्यमान और त्वरण का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और ये करेक्ट भी है। 18 नंबर सवाल है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है, भार में परिवर्तन होता है, या मात्रा और भार दोनों में कमी होती है। तो वहाँ पे जाने के बाद हो जाता है क्या? चंद्रमा पर अगर कोई व्यक्ति उतर रहा है, हाल ही में सुनीता विलियम्स वहाँ से लौटी है, तो होता क्या है वहाँ पे? याद रखिएगा भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मात्रा जितना लेके गया उतना तो है ही, लेकिन भार घट गया। वहाँ पे जाने के बाद 1/6 भार हो जाता है और वो वहाँ तैरने लगता है, यूं ही वायुमंडल में ही तैरने लगता है। आदमी उसको चल नहीं पाता वहाँ पे। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है, बताइएगा। तो प्रिज्म में प्रकाश रंगों के यहाँ पे विभिन्न रंगों का जो विभाजन है, याद रखिएगा, उसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रकाश का अपवर्तन, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है राइट आंसर। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? तो ये भी प्रश्न बनते हैं, दूरबीन का, रेडियो का, विमान का, या उद्ररोही का? तो याद रखिएगा राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था, ये भी सवाल आपसे डीएलएड के इन टेस्ट टेक्स्ट में पूछा गया सवाल है और इस बार भी आपसे ये पूछा जा सकता है। याद रखिएगा 2025 के लिए खास इस प्रकार के प्रश्न को तैयार किया गया है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो विमान होगा। क्या होगा? विमान होगा, याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? विमान यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, ऐसा आपसे पूछा जाता है। तो सर एक्सरे का आविष्कार जो है रॉन्टगन ने किया था। किसने किया था? रॉन्टगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था, ठीक है। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? तो ये जो है उत्तर की ओर संकेत करती है, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेदोमीटर द्वारा मापी जाती है। फेदोमीटर द्वारा जो है समुद्र की गहराई को मापा जाता है। क्या मापी जाती है? समुद्र की गहराई को फेदोमीटर के द्वारा हम लोग मापते हैं। ये रहा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि स्कूटर का आविष्कारक है। स्कूटर के आविष्कारक जो है ब्रांड शो है, याद रखिएगा ब्रांड शो है, लेकिन इसको ब्रांड शो कह सकते हैं ताकि हमें अच्छा लगे और याद भी रहे। तो स्कूटर के आविष्कारक ब्रांड है, यानी ब्राड, याद रखिएगा। क्या? ब्राड, ब्राड शो, याद रखिएगा।
ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर्स का है कि कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया था? तो ये जो है विक्टर हेस ने किया था। तो 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज के इस लेक्चर्स में हमने किया सुपर फास्ट में। उम्मीद है कि 10 मिनट के अंदर ही कवर हो गया है ये लेक्चर्स, जो कि आपको फ़ायदेमंद देगा। काफ़ी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल रहा है इस चैनल पर, तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।